हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और बच्चों, आपकी जो 19 जनवरी 2025 को जो आपका NMMS का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आपके सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपका जो पूरा पेपर होगा हूबहू इसी प्रकार का जो पेपर पैटर्न आपके आने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना ताकि आपका जो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और आपके जो इन प्रश्नों को सभी को अच्छे से याद कर लेना। आपके लास्ट टाइम में इस वीडियो को अच्छे से स्पीड बढ़ा कर देख लेना और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना। और आपको ऐप के ऊपर टेस्ट जरूर देना है ताकि आपका जो और भी इंपॉर्टेंट आपके जो प्रश्न मैं आपको ऐप के अंदर डाल रखे हैं वीडियो इसमें टेस्ट के अंदर। तो आपको जो ये वाला जो पेपर है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे दे रखा है, आपको लिंक दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका जो आपको जो पूरी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पूरा पेपर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। समय कम है तो आप जो वीडियो को स्पीड बढ़ाकर पूरा वीडियो देख लेना। मैं आपको जो पूरा आपका जो मेट का सेट का पूरा पेपर इस वीडियो में अपन सोल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये सेट वाले जो प्रश्न है वो देखेंगे, फिर बाद में इनके मेट के प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो सेट के कितने प्रश्न आएंगे? सेट के आपके 90 प्रश्न आएंगे और 90 में आपके 35 प्रश्न सामाजिक के होंगे, 35 आपके विज्ञान के होंगे और 20 प्रश्न आपके गणित के होंगे। तो पहले आपको सामाजिक के और विज्ञान के हल करने, फिर बाद में 20 प्रश्न आपके गणित के या फिर आप मेट के पेपर को हल कर सकते हैं। तो पूरा पेपर इस प्रकार से आपका आने वाला है। 19 जनवरी को 11 बजे आपके सामने इस प्रकार का पेपर आएगा। इसमें आपके सबसे ऊपर आपको अपने रोल नंबर लिखने, तो बच्चों आपके रोल नंबर आपके यहाँ पे लिखने, ये अपने रोल नंबर लिखने इसमें। और इसमें आपके 12 अंकों का आपका रोल नंबर आपके जो एडमिट कार्ड पे दे रखा है। एक एक डिब्बे में आपको एक एक अंक भरना है, जैसे आपके 1, फिर ये 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये 10। इस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दे रखे वो आपको इसमें एक एक अंक आपको इसमें भर लेना है। तो ये भरने के बाद में फिर आपको जो अपना पेपर है वो सोल्व करना शुरू करना है। इससे पहले आपको अपनी जो OMR सीट है वो भरनी होगी, तो आप OMR को ध्यान से भरें और OMR में आपको जो कोई मिस्टेक वहाँ पे नहीं करनी, आपको रोल नंबर वगैरह सभी अच्छे से भरने हैं। और ये इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होगा। 180 मिनट का आपके 3 घंटे का पेपर आएगा आपके, और 180 मिनट का आपको जो आपके समय मिलेगा 180 प्रश्नों को हल करने के। और आपके जो पेपर है वो आपके 180 नंबर के होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 180 में से 180 गोले आपको वहाँ पे भरने हैं और कोई भी गोला आपको डबल नहीं भरना है। एक जो प्रश्न है इसमें आपको एक ही गोला काला करना है। और तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आपके लिए 49 रुपये में टेस्ट सीरीज भी चला रखी है। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो मैंने आपके जो चैप्टर वाइज गणित के, विज्ञान के और सामाजिक के चैप्टर वाइज प्रश्नावली वाइज आपके टेस्ट डाल रखे हैं। एक एक पार्ट के जो 12-13 क्वेश्चन है उनको बार बार आपको देना है जब तक कि आपका जो पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए। और ये 49 वाली जो टेस्ट सीरीज है आपके बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी आपको मैं इसी 49 रुपये में करवाऊंगा। अगर आपने नहीं खरीदे तो आप जरूर खरीद लेना इसको 49 रुपये में, ताकि आपका जो पूरा पेपर है बहुत ही शानदार होगा। और आपके जो मॉडल पेपर भी आ चुके हैं तो मैं आपके मॉडल पेपर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको अपने ऐप के अंदर इसी 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने सामाजिक के 1 से 35 तक के प्रश्न हैं, इनको अपन सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि चंपारण जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो चंपारण जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन के ने किया था। वैसे इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, पर जो दे रखा है उसके अनुसार ये जॉन के ही सही है। बाकी स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स जो हरग्रीव्स हैं इनके द्वारा ये स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। मैकमिलन ये साइकिल का आविष्कार किया था इन्होंने। J.L. बेड इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी इसका जो तात्कालिक जो कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे वो इसके तात्कालिक कारण थे। और आपका जो इसमें शुरुआत हुई थी 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो अपने भारत में तो हुआ था आपके 10 मई को, 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से शुरुआत होती है? मेरठ से। तो ये तो आपके भारत से शुरुआत होती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 28 मई 1857 को शुरुआत होती है नसीराबाद से। ये नसीराबाद भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नसीराबाद आपके अजमेर में आता है, तो ये आपको याद कर लेना है। प्रश्न आपके यहीं से आपके 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति शब्द का मतलब क्या होता है? तो प्रति शब्द का मतलब होता है कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते खाली छोड़ना प्रति जमीन कहलाती है। अगला प्रश्न आपके पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगी हुई थी? तो ये आपके हुगली नदी के किनारे लगी थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब लगी थी? 1651 में लगी थी।
इसको आपको याद कर लेना अच्छे से ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये आपका जो पूरा याद है डेट आपको कर लेनी है। और वृहद राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ था और इसी 30 मार्च को अपने जो राजस्थान दिवस मनाते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न फिर आपके, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? तो अपने 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें आपके इसमें आपके देवली थी, देवली है, ब्यावर है और खेरवाड़ा है। ये जो टोंक है वो इसमें सैनिक छावनी नहीं है। इसके अलावा आपको याद कर लेना है नसीराबाद भी एक सैनिक छावनी थी और एरिनपुरा एक सैनिक छावनी थी और नीमच एक और एक सैनिक छावनी थी। तो 6 सैनिक छावनियों के नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से? तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है और सबसे कम लिंगानुपात वो किसका है? धौलपुर जिले का है। तो याद कर लेना, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो सूती वस्त्र का जो उद्योग लगा था, सूती वस्त्र उद्योग, वो पहली मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये ब्यावर अजमेर में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो सूती वस्त्र उद्योग ये सबसे प्राचीन उद्योग भी है, याद कर लेना। और भीलवाड़ा को जो क्या कहा जाता है? भीलवाड़ा को सूती वस्त्र, ये इसको भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में है? तो चंदेरिया जो शीशा जस्ता शोधक यंत्र है वो अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको चित्तौड़गढ़ जिले में एक और याद कर लेना है, रावतबाटा में जो अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना हुआ है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना हुआ है। ये प्रश्न आपके 100% परीक्षा में छपेगा, याद कर लेना, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना हुआ है। भारत का पहला पूछे तो फिर आपको महाराष्ट्र में करना है, तारापुर। अगला प्रश्न है, कौन से आपके अनुच्छेद, कौन से अधिकार है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करने पर सख्त जो कानूनी अपराध मानते हैं? तो ये हो जाएगा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? निर्वाचित का मतलब होता है कि वो चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं आपके? 500, इसमें 50 होते हैं, इसमें से आपके 12 माइनस कर देंगे। तो ये मनोनीत होते हैं 12, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 550, ये 250 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके, देखो वापस समझो इसको, 250 तो टोटल इसकी संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने? 245 है। तो 245 में से ये जो आपको घटा लेना है, 245 में से आपको घटाना है 12। तो यहाँ पे अपन संख्या लिखेंगे 245। तो 245 में से 12 को घटाएंगे तो यह आएगा आपका 233। तो 233 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि निर्वाचित होते हैं जनता के, ये सांसदों और विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि 12 सदस्य जो होते हैं वो अपने राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये 545 अभी जो लोकसभा इनमें सदस्यों की संख्या है और 245 अपने लोकसभा राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न आपके हैं कि क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। तो अपना जो संविधान लागू होता है उसके साथ ही ये जो 26 जनवरी 1950 को जो अपना जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, इसकी डेट भी आपको याद कर लेनी है। 13 अप्रैल 1919 इसकी डेट है वो आपको याद कर लेनी है। और किसने इसमें यहाँ पर गोलियां चलाई थी? जो जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न आपका यह है कि बायोगैस में किसका मिश्रण होता है? जो बायोगैस होती है उसमें आपको बता रहे कि किसका मिश्रण ये होती है। तो बायोगैस जो होती है, एक तो आपके याद कर लेना, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसमें उत्तर क्या करेंगे? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। मीथेन क्या होती है? मीथेन जो होती है उसका सूत्र होता है CH4, ये मीथेन सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2 होती है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट का जो वाणिज्यिक पालन है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का जो वाणिज्यिक पालन है उसको क्या कहते हैं? तो रेशम कीट जो होता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट को क्या कहते हैं? रेशम कीट को सेरीकल्चर कहा जाता है।
तो रेशम कीट का नाम आपको याद कर लेना, सेरिकल्चर कहते हैं। इसके अलावा उद्यान जो फल और सब्जियां उगाई जाती हैं उसको हार्टिकल्चर कहते हैं, और विटीकल्चर अपने अंगूर की खेती को कहते हैं, और पिसीकल्चर जो होता है वो मत्स्य उत्पादन को कहा जाता है। तो मत्स्य पालन जो होता है वो पिसीकल्चर है, मछली पालन पिसीकल्चर में आता है। अंगूरों की खेती आपके विटीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर उद्यान जो होता है फल और सब्जियां उगाने में, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इसमें से कौन सा है जो आपके अनवीकरणीय आपके संसाधन का उदाहरण है। कौन सा अनवीकरणीय, मतलब जो एक बार से दूसरी बार काम में नहीं आ सकता है। तो कोयला भी एक बार ही काम में आएगा, पेट्रोलियम भी एक बार ही काम आएगा, और प्राकृतिक गैस भी एक बार ही काम आती है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग है। अब कितना प्रतिशत भूभाग है, तो टोटल जो 100% है इसमें से जो देखो 71% तो आपके पानी है। टोटल जो है इसका 71% आपके क्या है, वाटर है, पानी है। इसमें से आपका जो 30%, अब 29 से तो आपके 29 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, 30 कर देंगे। तो इसका उत्तर जो आपको 30 कर देना है। तो 30% जो आपके जमीन है और बाकी 70% आपके पानी है। और इसी 70% के कारण इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखागार में क्या रखा जाता है, तो पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19वां में 1। चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था। इनका जो दरबारी कवि है, इनके दरबारी कवि का जो नाम है आपको याद कर लेना है, चंद्रबरदाई इनका दरबारी कवि था, चंद्रबरदाई। इसके अलावा इनके जो एक ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, वो भी आपको याद कर लेना है, पृथ्वीराज रासो, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था। इन्होंने जो चौहानों का अग्निकुंड सिद्धांत दिया था। और सोमेश्वर कौन थे, तो सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पापा थे, फादर थे, ये भी आपको याद कर लेना है। और इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गोरी को जो तराइन के प्रथम युद्ध में, जो 1191 में होता है तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी ने फिर 1 साल बाद में तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले चौहान जीत जाते हैं, फिर बाद में जो पराजय हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा, दिल्ली लाल किले से संबोधित करते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, देश के जो प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। कुंभलगढ़ अपने राजस्थान में है, जो कि राजसमंद जिले में आता है। और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में, बाकी इंडिया गेट आपके नई दिल्ली में है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ अपने गुजरात में स्थित है। और इसी सोमनाथ मंदिर पर जो एक आक्रांता था मोहम्मद गजनवी, तो मोहम्मद गजनवी ने जो यहाँ पे इसको लूटा था, इसको जो तोड़फोड़ की थी सोमनाथ मंदिर के ऊपर ही। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के जो लेखक है वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो रचना की थी, इसका उत्तर आपको याद करना है। और हिंद स्वराज किताब जो है महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज किताब का नाम पूछे तो वो महात्मा गांधी का नाम आपको याद रख लेना। हिंद स्वराज किताब किन की है, महात्मा गांधी की किताब है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है, तो आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी जो कहा जाता है वो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। नाना भाई खाट जो थे ये कालीबाई जो थी इनके गुरु थे। और गोकुल भाई भट्ट को जो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, तो राजस्थान का जो गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल जो होती है वो बारिश की ऋतु में बोई जाती है। तो चावल इसमें से आपकी खरीफ की फसल है। देखो अगर आपको नहीं पता है खरीफ की फसल, तो रबी वाली को काट दो। अभी कौन सी फसल बो रखी है, अभी गेहूं बो रखी है, तो रबी की फसल है। चना रबी की फसल है, और सरसों भी रबी की फसल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चना, सरसों और गेहूं के अलावा जो बची हुई है वो चावल अपना उत्तर हो जाएगा। तो ये आपकी जो खरीफ की फसल है चावल। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसल है, जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, आपको करना है, एक तो मक्का करना है, सोयाबीन करनी है, मूंगफली, इसके अलावा आपके जो चावल, कपास, ये सभी आपके खरीफ की फसल के उदाहरण है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो मालवा के विजय के उपलक्ष्य में जो वहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये जो 9 मंजिला ऊंचा है, कितने मंजिला ये, 9 मंजिला। आप में से कई सारे विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ किले में गए होंगे, और ये विजय स्तंभ तो आपने जरूर देखा होगा। वहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर वो जो विजय स्तंभ है उसके ऊपर हाथ रख के अपना फोटो जरूर खिंचवाया होगा। किस किसने खिंचवाया, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।
राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम बताएं तो बच्चों घोड़ावण है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? घोड़ावण है। राज्य पशु की बात करें तो देखो वन्य जीव श्रेणी में तो चिंकारा आता है, चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में आता है, और आपकी जो पालतू पशु की श्रेणी में आता है वो ऊंट आता है, ये भी आपको याद कर लेना है। और पशु की बात करें तो चिंकारा और ऊंट हो जाएगा, और पक्षी की बात करें तो घोड़ावण हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और राज्य पुष्प की बात करें तो पुष्प अपना रोहिड़ा है, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। और अभी वर्तमान में अपने राजस्थान की राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, ये जो अभी राज्यपाल है। और विधायक कौन होते हैं? तो एमएलए जो होते हैं इनको विधायक कहते हैं। एमएलए को क्या कहते हैं? विधायक कहा जाता है, जो कि विधानसभा में बैठते हैं। बाकी आपका जो एमएलए की संख्या पूछे तो आपकी कितनी है? 200 है। राजस्थान में एमएलए की संख्या 200 है, जबकि बिहार में जो इसकी संख्या अलग है। भारत का जो मताधिकार है न्यूनतम वोट देने का अधिकार कितनी साल का है? तो मताधिकार है, वयस्क मताधिकार कितने वर्ष के होने पर दिया जाता है? तो वोट आप 18 वर्ष के होने पर दे सकते हैं। तो वोटिंग कितने साल में कर सकेंगे? आप 18 वर्ष के हो जाएगी तो आपका तो वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप जो वोट दे पाएंगे। कौन सा संचार का साधन है? तो देखो रेडियो भी है, टीवी भी है, अखबार भी है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चों ये सोने की खान है जो कि दक्षिण अफ्रीका में आती है और गोटेंग प्रांत में आती है। दुनिया की सबसे गहरी खान है, मेपोनेंग इसका नाम है। क्या नाम है इसका? मेपोनेंग नाम है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी खादान है। लगभग जो वर्तमान में जो 3.25 किलोमीटर तक ये लंबी, 3.25 से 3.5 किलोमीटर तक ये लंबी है। अगला प्रश्न है आपके, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं? रेडियो तरंगे कौन से मंडल में आती हैं ये आपको बताना है। तो रेडियो तरंगे जो होती है वो आपके आयन मंडल में होती है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? आयन मंडल कर देंगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या करेंगे? आयन मंडल करेंगे। तो आपके आयन मंडल तो नाम नहीं दे रखा, लेकिन जो बाह्य वायुमंडल होता है, जो थर्मोस्फेयर होता है, इसको क्या कहते हैं? ये आयन मंडल का ही उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या कर देंगे? आपके बाह्य वायुमंडल है, इसमें आपकी रेडियो तरंगे होती है। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती है और ये वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है वो क्या होती है? तो उसको भूकंप की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो इकाई स्केल की बात की जा रही थी, कौन से स्केल से मापा जाता है? तो वो रिक्टर पैमाने से मापा जाता है, जबकि भूकंप मापी जो है वो भूकंप मापने का एक यंत्र होता है। ठीक है, तो आपके इसमें रिक्टर स्केल इसका उत्तर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। तो ये हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है और ये बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने का कार्य करता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? इसका उत्तर रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल कर देंगे। ये भूकंप की तीव्रता को मापने का कार्य करता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस सभी को याद है, 5 जून को मनाया जाता है। कितनी बार मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट करके बताना कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया, साथ के साथ में आपको ये भी याद कर लेना है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद में की जाती है? तो भारत में जनगणना की जाती है वो आपके 10 वर्षों के बाद में की जाती है। हर 10 साल में जनगणना होती है। लास्ट बार कब हुई थी? तो लास्ट बार 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में होने वाली थी 10 वर्ष के बाद में। तो फिर वो आपके कोरोना के कारण इसमें किसमें नहीं हो पाई है। तो अब आपके इसके आंकड़े वो डिजिटल इस बार हो रही है, तो फिर आपकी ये इस बार आंकड़े आने की पूरी संभावना है। तो ये 35 प्रश्न आपके सामाजिक के मैंने आपको हल करवाए और ये आपने यहाँ तक देखा वीडियो, आप बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लगा के 70 तक विज्ञान के जो प्रश्न आएंगे आपके 35 प्रश्न, उनको हल कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो वायुमंडल से जो CO2 ग्रहण करता है? तो रंध्र जो होते हैं, रंध्र, ये स्टोमा जो होता है, रंध्र स्टोमा, ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करने का कार्य करता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ये रंध्र कर देंगे। ठीक है, तो रंध्र के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, याद कर लेना। पत्ती के निशान में आपने देखा होगा, ये रंध्रों के माध्यम से ये जो पौधे हवा का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। अगर इसमें आपके ये याद कर लेना कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को जो खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। पत्तियों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों को क्या कहते हैं? पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। याद कर लेना, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि जम्मू कश्मीर में जो प्रसिद्ध पश्मीना शॉल की किस पशु की बालों से बनाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में जो पश्मीना शॉल बनाई जाती है वो किस पशु के बालों से बनाई जाती है?
तो इसका जो उत्तर है वो अंगोरा नस्ल की जो बकरी हो जाएगा। ठीक है, अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है, अंगोरा नस्ल की बकरी से बनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, अंगोरा नस्ल की बकरी कर देंगे। ठीक है, अंगोरा नस्ल की बकरी कहाँ पे दे रखा है, तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, कश्मीरी बकरी करना है, कश्मीरी बकरी इसका उत्तर करेंगे। नेक्स्ट है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। कौन सा जीव उष्णकटिबंधीय में जीव नहीं पाया जाता है, जिसमें आपके हाथी है, चीता है, बंदर है और भालू है। तो ये जो आपके दिखाई दे रहा है, ये चीता है, आपके बंदर और ये हाथी, ये तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो भालू है वो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये आपके इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका जो 4 ऑप्शन कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चक्रवात का नेत्र का व्यास कितना होता है। जो चक्रवात आता है उसके नेत्र का व्यास कितना होता है, तो चक्रवात के नेत्र का जो व्यास होता है वो 10 से 30 किलोमीटर रहता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, 10 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है, कौन सा उर्वरक नहीं है, तो देखो यूरिया भी है, अमोनियम फास्फेट भी है, सुपर फास्फेट भी है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपकी जैविक खाद है, ये क्या आपका जैविक खाद है और ये केचुए के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जैविक खाद है जो कि केचुए की मदद से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रम है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको किण्वन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको किण्वन कहा जाता है। और किण्वन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। मैंने आपको ये बता रखा है, टेस्ट आपके बना रखे, कई सारे टेस्ट आपने ऐप के ऊपर दिए होंगे, नहीं दिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप के ऊपर आपके टेस्ट पे उपलब्ध है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि विश्व का जो पहला तेल का कुआं है वो कहाँ पे ड्रिल किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका की भी आपकी कौन सा स्थान है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था 27 अगस्त 1859 को। और भारत की बात करें तो असम में सबसे पहले जो डिगबोई, असम डिगबोई में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था भारत में। और विश्व की बात करें तो क्या नाम लेंगे, फिर अमेरिका में सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। कौन सी पुस्तक में संकट उत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है, तो आपके रेड डाटा बुक का नाम आपको याद कर लेना है, रेड डाटा बुक। इसमें आपके संकट उत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न उल्टा भी आ जाए कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो आपको क्या करना है, तो संकट उत्पन्न स्पीशीज का नाम याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, उसका नाम बताएं। तो कौन सा जो रक्त कणिका जो अपना आकार बदल सकती है, तो आकार बदलने वाली जो रक्त कोशिका होती है, रक्त कणिका होती है, वो आपके आरबीसी होती है। क्या होती है, आरबीसी होती है, जिसका अंदर कोई नाभिक नहीं होता है और ये अपना आकार है जो आसानी से बदल सकते हैं, इसका कोई केंद्रक नहीं होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कोशिकाएं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये आपके WBC को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, एक मिनट इसको वापस अपन चेक करते हैं। ये इसका जो आंसर आपके WBC है, श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो अपना आकार बदल सकती है। इसका तो क्या करेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं करेंगे, WBC इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, आवर्ती का मात्रक बताना है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो आपको हर्ट्ज याद कर लेना है। हमारे जो कान है वो कितनी आवर्ती तक सुन सकते हैं, तो हमारे जो कान है वो 20 से लगा के 20,000 जो हर्ट्ज हैं या 20 किलो हर्ट्ज तक की आवर्ती को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। जबकि अगला प्रश्न आपके है कि नेत्र का वह भाग जो नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो ये कौन होता है, ये आइरिस करता है। परितरिका अपने आंख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 47वां, प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो क्षेत्रफल और बल किस में आता है, दाब में आता है। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या हो जाएगा, दाब बराबर होता है आपके बल बटा क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, जिसको अपन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल के रूप में होता है। अगला प्रश्न आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लार चावल के मांड को किस में बदलता है। तो लार जो होता है वो चावल के मांड को किस में बदलने का कार्य करता है। तो इसका जो उत्तर अपन क्या कर लेंगे, ये सर्कल इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थल समीर किस समय बहती है, थल समीर जो है वो किस समय में बहती है। तो ये जो थल समीर जो होती है वो सूर्योदय के पश्चात जो क्षीण होने लगती है और दोपहर से पहले वो समाप्त होने लगती हैं। तो सूर्योदय के पश्चात और दोपहर से पहले, सूर्योदय के पश्चात और दोपहर से पहले, यानी कि आपकी क्या हो जाएगा, प्रातःकाल इसका उत्तर हो जाएगा। प्रातःकाल जो थल समीर बहती है।
ठीक है, तो थल समीर बहने का समय क्या है? ये कह रहे हैं कि थल समीर जो होती है वो कब से कब तक चलती है, तो ये समाप्त हो जाती है, यानी कि ये क्षीण होने लगती है और आपके जो दोपहर तक समाप्त हो जाती है। कुल मिला के ये प्रातःकाल नहीं होगा, ये रात में चलेगी। जो थल समीर जो होती है वो सुबह तक तो जो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है और दोपहर में समाप्त हो जाती है, इसका मतलब वो रात में चलती है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? रात कर देंगे, इसका उत्तर रात्रिकाल इसका उत्तर रहेगा। और जल समीर जो होती है वो कब चलती है? जल समीर जो चलती है वो दिन के समय में चलती है। नेक्स्ट आपके लिटमस का निष्कर्षण किससे किया जाता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल का होना जरूरी है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। पेशियों में ऐंठन से उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी आपको जो नाम बताना है अम्ल का, तो वो आपकी लैक्टिक अम्ल इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं में द्वारा संपन्न होती है? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? जैंथियम इसका उत्तर करेंगे। नेक्स्ट आपके तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मीटर की में कितना दूरी तय करेगी? देखो, तो 15 मिनट में बताना है, तो 2 मिनट में कितना चल रही वो? 2 मिनट में चल रही वो 2 मीटर चल रही वो 1 सेकंड में। आपको बताना है कि 15 मिनट में कितनी चलेगी। तो इस मिनट को बदलेंगे सेकंड में, तो 15 को गुणा करेंगे 60 से, तो 15 छक्के 90 यानी कि 900 हो जाएगा। 900 को गुणा करेंगे 2 से। ऐसे सवाल पहले भी आए हुए हैं, तो 9 दूनी 18 इससे यानी कि 1800 इसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले आपको इस मिनट को बदलना है सेकंड में, तो मैंने 15 को गुणा कर दिया 60 से, तो ये 900 सेकंड हो गए। अब 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, तो ये आपके 900 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 1800 सेकंड 1800 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। या ये किलोमीटर में दे दें तो फिर 1000 का भाग दे देंगे, तो ये 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किसका धातु का प्रयोग करते हैं? तो ये पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके, पारा जो होता है पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तापमापी में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं, और बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण कहाँ पे लगता है? गाड़ी की जो साइड ग्लास होती है, गाड़ी की जो साइड ग्लास होती हैं, उस गाड़ी की साइड ग्लास में ये उत्तल दर्पण काम में आता है। जबकि अवतल दर्पण और कहाँ पे काम आता है? तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें हेडलाइट में ये अवतल दर्पण काम आता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाएगा तो उसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। मैंने अगर एक प्रश्न ऐसा पहले भी आया था, उसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी, गलती कर दी थी, जिसमें आपको याद कर लेना है कि ये जो ठोस लकड़ी होती है वो चालन नहीं कर पाती है, तो ये चालन नहीं होगा, ये ठंडा नहीं होगा। अगर कोई और होता तो फिर वो इसमें चालन कर लेता, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ठंडा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यसद लेपन प्रक्रम में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? यसद लेपन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। और इस प्रकार से आपको इसका उत्तर चौथा ऑप्शन कर देना है, इसमें आपको ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये इसमें आपके दिखाई दे रहे हैं, दिए गए चित्र में जनन का प्रकार आपको बताना है। तो ये पत्तियों से बन रहा है, तो पत्तियों से जो बन रहा है इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कायिक जनन कहेंगे। पत्तियों से जो बनता है इसको कायिक जनन कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपके कि कौन सा है जो स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है? स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है, ये वाला जो हिस्सा है आपके स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है। ये आपकी स्विच ऑफ का है, और ये जो निशान है वो आपका बल्ब का है, और ये आपका बैटरी का निशान है। ये बैटरियाँ हैं, कई सारे इसमें सेल जुड़े हुए, और ये आपका सेल का निशान है। ये निशान किसका है? ये सेल का निशान है। इसमें कई सारे सेल जुड़ गए तो बैटरी बन गई, और ये आपकी कुंजी बन जाएगी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण हितैषी 5R में कौन सा शामिल नहीं है? तो उपयोग कम करिए, रिसाइकिल करिए और रिकवर कीजिए, लेकिन उपयोग करिए, यूज इसमें नहीं होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैंने कई बार बता रखा है, प्रश्न आपके पूछा जाएगा कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस ऐसी अधातु है जिसको अपन जल में रखते हैं। इसके अलावा ये जो सोडियम होता है इसको केरोसिन में रखा जाता है, और अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपके ब्रोमीन है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो प्रथम आरक्षित वन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सतपुड़ा, भारत का जो पहला आरक्षित वन है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? सतपुड़ा इसका उत्तर कर देंगे। तो सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला है जो
राष्ट्रीय ये आरक्षित क्षेत्र है जो कि अपने मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है उसमें आता है। ये भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो अलग अलग दिशा में लग रहे तो उसके दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाएगा, और दोनों बल बराबर है तो फिर आपके नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है घर्षण को कम करने वाली प्रक्रिया बताने की। घर्षण को कौन सी जो काम इसमें कम कर रहे हैं, तो घर्षण को कम करने के लिए वाहनों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं, ये तो घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। जूतों की तली को खांचेदार बनाना, ये भी घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी द्वारा हाथों पर मिट्टी रगड़ना, तो मिट्टी जो रगड़ी जाती है वो भी घर्षण को बढ़ाने के लिए ही रगड़ी जाती है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, फिर अपना जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदे डालना। जब ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग जो की जाती है वो ऑयलिंग ये जो घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। कैरम बोर्ड के ऊपर जो पाउडर छिड़कते हैं वो भी ऑयलिंग, वो भी घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। घर्षण कम करने के लिए और क्या क्या किया जाता है, एक तो अपने बॉल बेयरिंग, जो बेयरिंग होते बेयरिंग होते हैं बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग भी आपके जो घर्षण को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा पहिया जो होता है, पहिया भी घर्षण को कम करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि साइकिल के हैंडल पर और पहियों पर जो रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं। तो क्रोमियम की, जो आपने देखा होगा अपने साइकिल का जो हैंडल है वो चमकीला है तो उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई होती है। अगला प्रश्न है लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया। तो जो आंखों से जो अंधे होते हैं, अंधे का मतलब ये जो नेत्र जो जिनका जो ब्लाइंडनेस होती है वो इसमें काम, इसके लिए जो लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का उपयोग किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चाक्षु विकृति, आंखों से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो एक कॉपर जो है वो जिंक को विस्थापित कर देगा, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो ये आपके विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके निखिल को लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। तो नीचे दी गई में कौन सा आपको जो बताना कि कौन सा इसमें सही है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे कम सर्पी होता है, फिर स्थैतिक होता है, फिर आपके लोटनिक होता है। तो बढ़ते क्रम में आपके ये वाला हो जाएगा। सबसे कम देखो, कम अक्षर भी इसी में होता है, सर्पी में कम अक्षर है, फिर स्थैतिक में ज़्यादा है और लोटनी में और इसमें ज़्यादा है। तो आपके ये क्रम से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अपना 70वां क्वेश्चन है आपके साइंस का। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को किस बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है। इनकी एलईडी का जो लंबा तार होता है वो बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है। तो धनात्मक टर्मिनल से धन सिरे से इसको जोड़ा जाता है। एलईडी को धन सिरे से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा जाएगा। एलईडी का पूरा नाम भी आपको याद कर लेना है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। ये इसका एलईडी का पूरा नाम आपको याद कर लेना है। तो ये प्रश्न हो गए आपके कितने, 70 क्वेश्चन हो गए। अब 20 प्रश्न आपके गणित के, तो गणित के भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो और आपके सिलेक्शन इसमें श्योर हो जाए। 16 का वर्गमूल बताना। तो 16 किसके वर्ग है, 16 बच्चों 4 के वर्ग है। 4 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग आता है 16। और आपसे पूछे कि 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 8 × 8 64 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे, इसका उत्तर अपन 4 कर देंगे। नेक्स्ट है आपके कौन सी सर्व समीकरण आपके सही नहीं, सही है वो आपको सही वाली बतानी है। तो सही कौन सी है, देखो a माइनस है तो यहाँ पे दोनों एक इसमें माइनस वाला आता है, इसमें दोनों ही प्लस के दे रखे हैं। ये प्लस है तो इसके दोनों प्लस वाले हैं, तो ये भी गलत दे रखा है। ये वाला इसमें आपके सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसमें सही है। एक a² - b² जो होता है वो आपके a + b और a - b के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें इसका जो उत्तर है आपको a - b a + b बराबर a² - b² वाला जो फॉर्मूला वो याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला सही है। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 2 गुने में से 5 घटाने पे 5 प्राप्त होते हैं, तो इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे। 2 गुना मतलब 2 को x से गुणा करना है 2x, इसमें से 5 घटाने -5 करें बराबर में 5 लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या करेंगे, ये वाला उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट है आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका सूत्र रहेगा। नेक्स्ट आपके परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक इसमें आइडेंटिटी पूछी जा रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो क्या होती है आपके 0 होती है। और आपके इसमें मल्टीप्लिकेटिव आपके आइडेंटिटी पूछे तो फिर आपको 1 करना है, ठीक है। तो ये आपके योज्य तत्समक है तो आपके 0 हो जाएगा।
और गुणनतस्मक होता है तो फिर अपन 1 कर लेते हैं। आपके 1 वाला आएगा परीक्षा में, देखना ये योजितस्मक की जगह पे आपके गुणनतस्मक पूछा जाएगा और उसमें आपको 1 करना है। और आपके गुणन प्रतिलोम पूछे तो फिर आपको उल्टा कर लेना है। अगला प्रश्न है वृत्ताकार तस्तरी की जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका उत्तर 14 आता है। 88 परिधि वाले के जो उत्तर है वो कितना आता है? 14 आता है, तो इसका उत्तर 14 करेंगे। कैसे आया 14? तो देखो ये परिधि का सूत्र होता है 2πr, बराबर में कितना लिखेंगे? 88 लिखेंगे। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर बराबर ये हो जाएगा 88। तो ये 22 के पारे से ये 88 कट जाएगा 4 बार। क्यों कटेगा? क्योंकि ये भाग में गुणा में दे तो भाग में जाएंगे तो फिर कट जाएंगे। फिर 2 के पारे से 4 कटेंगे 2 बार, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर आएगा। और अगर आपके 88 की जगह पे यहाँ पे 44 होता तो फिर उत्तर 7 आता। कितना आता? 7 आता। अगर आपकी परीक्षा में आ जाए कि किसी वृत्त की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि कितनी होगी, तो बच्चों इसका उत्तर फिर 7 कर देना, डायरेक्ट ही बिना हल किए आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आयत जो होता है वो होता है, तो प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका तीसरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ग जो होता है वो आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 78वां है, घन और घनमूल का सही युग्म बताने की। कौन सा घन और घनमूल बिल्कुल सही है? तो इसमें जो घन और घनमूल का जो सही युग्म है वो आपको कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर ये जो 3 है वो उसमें सही दे रखा है। 64 ये घन है और घनमूल कितना है? 64 का 4 है। तो 64 का घनमूल 4 है और 4 का घन है जो 64 है। इसका उत्तर अपन क्या करेंगे? 64 4 कर देंगे। आपके 3 27 वाला भी आ जाता है, आ जाए तो वो कर देना, 3 27 है। या फिर आपकी 5 125 है, 6 216 है, 7 343 है, 8 512 है, 9 729 है, 10 1000 है, 10 और 1000 है, और 2 और 8 हैं, 1 और 1 हैं। तो ये भी सभी आपके घन के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। अगला प्रश्न फिर आपका ये है कि समान पदों का समूह आपको बताना है। समान पदों का समूह कौन सा है? जिसकी घात सेम होती है और उसको अपन समान पद कहेंगे। तो इसमें x की घात 1 1 है, तो इसका समान पद आपके ये हो जाएगा। इसमें समान पद नहीं है, इसमें समान पद नहीं, इसमें समान पद नहीं है। एक पासे को फेंका जाता है, 4 से बड़ा अंक नहीं आने की प्रायिकता बताएं। तो 4 से बड़ा अंक नहीं मतलब 4 से छोटा। 4 से छोटे कौन कौन होंगे? 1 2 और 3। 4 से छोटे कौन कौन से होंगे? 1 2 और 3 होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और बटे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 3/6 मतलब कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1/2 आएगा। 4 से बड़ी नहीं मतलब ये 4 से छोटी पूछ रहा है, ये 4 के बराबर। तो ये आपके 4 तक आएगा इसका उत्तर। तो इसमें 4/6 आएगा। 4/6 का मतलब आपके 2/3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 2/3 आएगा। आइलर सूत्र बताएं तो आइलर सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट है आपके। आइलर सूत्र होता है v + f = e+2। ये आपका आइलर सूत्र होता है। v + f = e+2। अगर इसमें e को इधर ले आएंगे तो बराबर में आपके 2 बच जाएंगे। तो आपके e इधर आएगा तो v + f - e और बराबर में 2 बचेगा। तो v + f - e, v + f - e = 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तीसरे में दे रखा है। 250 का आपको 15% निकालना है, कितना होगा? तो 250 इसको गुणा करेंगे 250 को 15 से, तो 250 250 और इसको गुणा करेंगे 15 से और बटे में आएगा आपके 100। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 के पार से इसको काट देंगे। तो 5 के पार से ये कटेगा आपके 2 बार और ये कटेगा आपके 5 के पार से 3 बार। तो 25 को गुणा करेंगे 3 से, तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 25 तिया 75 और बटे में आएगा आपके 2। 75 के आधे कितने होते हैं? तो 37.5 इसका उत्तर रहेगा। तो इसका उत्तर कितना होगा? 37.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपका ये है कि किसी विषमबाहु त्रिभुज में शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है माध्यिका। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं उसको, माध्यिका कहा जाता है। छायांकित भाग का मिश्र रूप कितना होगा? तो ये कितने भाग हैं? टोटल तो भाग हो रहे हैं आपके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 तो भाग हो रहे हैं, यानी कि 9 भाग तो कुल हो रहे हैं। 9 में से कितने भाग छायांकित हैं? तो 2 4 और 6, तो 6 भाग इसमें छायांकित हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? टोटल छायांकित भाग बताएं तो 9 में से आपके 6 भाग छायांकित हैं। तो 6 भाग छायांकित है, इसका कितना हो जाएगा आपके एक, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो 2/3 इसका, तो इनको अपन जोड़ लेंगे। ये 2/3 2/3 है, तो इन सभी को 2/3 को 3 बार जोड़ लेंगे। तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 नीचे आएंगे, 2 4 6 ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके
2 4 और ये 6, तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 2। 2 तो इसमें दे नहीं रखा है, 1 मिनट इसको सही से हल करते हैं। तो इसका जो उत्तर आपके 1 सही 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। कितना है? 66 है। यदि उनका अनुपात 2:5 है तो उन संख्याओं को आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है आपके दो पूर्ण संख्याओं का अंतर आपके 66 है और उनका जो अंतर है अनुपात है वो 2:5 है, तो ये 22 के पार से कट जाएगा। 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110, और इनका घटा के देख लेना, इसका जो उत्तर आपके 66 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके इनमें से कौन सी जो आपके धनात्मक परिमेय संख्या का समूह है? धनात्मक परिमेय का मतलब या तो दोनों प्लस की होगी या दोनों माइनस की होगी, उसको अपन धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें सभी प्लस की हैं, दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो आपके अपरिमित परिमेय संख्या होती है, इसका उत्तर अपरिमित कर देंगे। अगला प्रश्न आपके इसका बहुलक ज्ञात करना, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है वो हमारा बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक क्या है? एक तो 2 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है 3 बार, और 3 बार आपके 5 दिख रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कोण 3 है वो 1 और कोण 2 की जोड़ के बराबर होगा, तो कोण 1 + 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आकृति में L अनुपात M हो तो Z का मान कितना होगा? तो Z का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला जो कोण है वो ज्ञात करना है। तो 180 में से 60 को घटा देंगे, क्योंकि इसके जो अंतर कोण होते हैं वो 180 डिग्री के योग के बराबर होते हैं। तो 180 में से घटाएंगे 60 तो कितना बचेगा? 120 बचेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपका जो पूरा पेपर है वहाँ पे सोल्व करवा दिया। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके हैं मेट के क्वेश्चन, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा, उसको आप अलग से सोल्व कर लेंगे ताकि आपका जो पूरा पेपर एक बार क्लियर हो जाएगा। तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना ताकि आपका जो पूरा पेपर अच्छे से सोल्व हो जाएगा। तो इसको भी साथ में मैं सोल्व करवा ही देता हूँ ताकि फिर आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, तो इसको भी मैं आपको इसके साथ ही सोल्व करवा देता हूँ। चलो, तो इसमें आपके मेट के क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। और ऐप के अंदर आपने जो टेस्ट सीरीज नहीं हो तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपकी जो पूरी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी भी आपको उसी 49 रुपये में आपको करवा दी जाएगी। तो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है आपके 91 से लगा के 180 तक आएंगे। हो सकता है आपके 1 से 90 तक आइए, 91 से 180 तक किसी एक भाग में आपका मेट का पेपर आएगा। इसमें आपके 1 4 9 16, तो अगला क्या आएगा? ये देखो वर्ग संख्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो अगला संख्या 5 का वर्ग आएगा 25, तो इसका उत्तर कितना करेंगे? 25 कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 25 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके 6 11 21 36 और 56 और 81। इसमें आपको नेक्स्ट पद बताने की अगला पद कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखो 5 का अंतर है, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 21 में से 11 जाएंगे तो 10 बचेंगे, फिर आपके 36 में से 21 घटाएंगे तो 15 बचेंगे, और 56 में से 36 जाएगा तो 20 बचेगा, और 81 में से 56 जाएगा तो 25 बचेगा। तो अब आगे का कितना आएगा? 5 10 15 20 25, नेक्स्ट आपके 30 आएगा। तो 81 में आपको कितना जोड़ना है? 30 जोड़ना है, तो 1 और आपके 8 और 3 11, तो 111 इसका उत्तर रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 111, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 111 इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 2 9 और 28। अब ये गण है, ये किसके गण है? तो 2 जो है वो आपके 1 का गण करके इसमें 1 जोड़ा, तो 1 का गण करके फिर इसमें आपने 1 जोड़ा, तो फिर आपके 2 हो गए, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का गण करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा? 2 का गण 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये 9 आएगा। 3 का गण करेंगे, तो 3 का गण करके फिर इसमें आपको 1 जोड़ना है, तो 3 का गण 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, तो ये आपके 28 आ जाएगा। अब 3 के बाद में आपको 4 का गण करके 1 जोड़ना है, तो 4 का गण कितना होता है? 64 होता है, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा? इसका उत्तर 65 आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपका ये AZ BYC XDW, तो ई के बाद में क्या आएगा? डी के बाद में ई आएगा, तो एक अक्षर तो आपके आएगा इसमें ई, तो पहला अक्षर तो इसमें आ जाएगा आपके ई, और ये डी से पहले क्या आता है? RSTUVW, तो इसमें क्या आएगा? वी आएगा, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी आता है, तो ई वी इसका उत्तर होगा। ई वी आपके ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। इसी प्रकार से ये वाला है ABZ, तो AB फिर आपका C को छोड़ रखा है, और DE, ठीक है, F को छोड़ रखा है, GH I को छोड़ेंगे,
जे के उत्तर हो जाएगा। तो आई के बाद में जे के आएगा, तो जे के आपका ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा, ये इसका उत्तर रहेगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सीरीज वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है फिर आपके वी जाति का चयन कीजिए। तो इसमें आपको अलग छांटना है। तो ये जुलाई है, सितंबर है, अक्टूबर है और अगस्त है। इसमें आपके अलग कौन सा हो जाएगा? सितंबर का महीना इसमें अलग है क्योंकि इसमें 30 दिन है। बाकी जुलाई में 31 दिन होते हैं, 31 अगस्त में होते हैं, 31 आपके अक्टूबर में होते हैं। तो इसका उत्तर अपने को 30 वाला कर देंगे, सितंबर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये तीसरा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके 2, 6 और फिर आपके 12 और 18। तो इसमें आपके अलग कौन सा हो जाएगा? इसमें जो अलग है वो आपके 2 अलग हो जाएगा। 2 अलग क्यों होगा? 2 आपके अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, 2 अभाज्य संख्या, बाकी सभी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनके गुणनखंड अलग अलग ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि 2 का केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो ये खुद और एक इसमें 2 आएगा। तो इसका उत्तर 2 कर देंगे। ए, आई, ई और एम, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपके अलग हो जाएगा ये एम। बाकी 3 तो आपके वोवेल्स हैं, तो ये 3 तो आपके वोवेल्स, इसमें एम आपके अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके दादा, दादी, मामी और पिता। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? ये इसमें मामी अलग हो जाएगी। ठीक है, मैटरनल आंट जो है उसमें अलग हो जाएगा। ये ननिहाल में होते हैं, बाकी ये सभी अपने गाँव में होते हैं। अपने मम्मी पापा और दादा दादी ये सभी अपने गाँव में होते हैं, बाकी ननिहाल में होते हैं ये मामी। तो मैटरनल आंट जो है वो अपने ननिहाल में होते हैं। इसका उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 मामी कर देंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर, तो अलग क्या हुआ? अलग इसमें प्ले स्टोर हो जाएगा क्योंकि प्ले स्टोर से इन सभी को डाउनलोड करते हैं और ये सभी सोशल मीडिया के नाम हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला है फिर आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके चौथा है। अगला प्रश्न आपके केरल, तो इसका उत्तर तो प्ले स्टोर कर देंगे। अगला है केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और गांधीनगर। तो अलग कौन सा हो जाएगा? गांधीनगर इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि ये एक राजधानी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो ये आपके अलग कर देंगे। नेक्स्ट है पारा, लोहा, तांबा और चांदी। इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से अलग है वो आपके मरकरी, इसमें से अलग हो जाएगा। मरकरी अलग क्यों होगा? क्योंकि बाकी सभी तो सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होता है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पाली, उदयपुर, भरतपुर और नीमच। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके नीमच अलग हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में आता है, बाकी तीनों अपने भारत में है। नेक्स्ट है नीला, लाल रंग और सफ़ेद। तो इसमें रंग वाला अलग हो जाएगा, बाकी सभी रंगों के नाम है, रंग एक प्रकार का अलग हो जाएगा। PTU के, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपके यू अलग हो जाएगा, ये वोवेल्स है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है। फिर आपके अगला प्रश्न आयतों की संख्या बतानी, कितने आयत हैं? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कितने आयत होते हैं इसमें। एक तो ये लिखना 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और एक पूरा ये 5। तो 5 तो ये दिखाई दे रहे हैं, फिर आपके 2 लेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये नीचे वाला हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएंगे, 5 + 2 7 और 2 खड़े वाले ये 7 और 8 और ये 9, तो 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2 + 2 = 9। तो इसके उत्तर कितने आएंगे? 9 आंसर आएंगे। तो इसमें कितने आयत आपके? 9 आयत आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका उत्तर 9 कर देंगे। इसमें आपके त्रिभुज की संख्या बताने की, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज बता देते हैं। तो त्रिभुज में देखो, एक जब अपन ये खड़ी वाली लाइन खींचते हैं तो इसमें जो त्रिभुज होते हैं वो एक लाइन खींचेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे, 1, 2 और एक पूरा ये 3। तो 3 त्रिभुज इसमें हो रहे हैं और 3 त्रिभुज इसमें हो रहे हैं, तो 3 और 3 6, तो ये हो जाएंगे। फिर आपके 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं, 1 और 1 ये वाला, तो ये भी आपके त्रिभुज है, तो 2 ये हो जाएंगे, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 8 इसका उत्तर कर देंगे। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी इसमें? 8 है, तो इसका उत्तर 8 वर्ग कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें आपको वर्गों की संख्या बताने की, इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो वर्गों की संख्या बताने के लिए ये देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो ये जो डिब्बा बन रहा है, ये वाला डिब्बा, इसमें कितने वर्ग होते हैं? तो ये डिब्बे, एक तो ये, फिर ये 4 ये, तो 5 वर्ग इसमें होते हैं। तो 5 तो ये इसमें और 5 इसमें, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर कितना करेंगे? 10 करेंगे, तो 10 इसमें वर्ग रहेंगे। अगला प्रश्न, इसमें आपको त्रिभुज बताने, कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज देखो, 1, फिर ये 2, 3, फिर ये वाला 4 और ये वाला 5 और ये वाला 6, तो 6 तो त्रिभुज आपके इसमें बन रहे हैं, ये वाले। फिर आपके इसमें देखने जो 1 से ज़्यादा वाले हैं, जो 1 से ज़्यादा वाले हों, यानी कि ये 2 का मिला करके एक ही त्रिभुज बनेगा, ये वाला। तो ये आपके कितना हो जाएगा? 7 त्रिभुज इसमें आपके बन जाएगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसमें आपके कुल आयत बताने, आयत कितने हैं। तो आयत देखो, एक तो ये हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, ये 4 तो आयत ये हो रहे हैं, ये पूरा 5, फिर 2 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5 के बाद में ये 6,
ये 7 और ये 8, फिर आपके 3 3 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 9 और ये हो जाएगा आपके 10। तो कुल कितने आयत हो जाएंगे इसमें? 10 आयत हो जाएंगे। एक घड़ी में वास्तविक समय 4:20 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना होगा? तो 11 आपके 60 में से, इस 11:60 में से 4:20 को घटा लेना तो कितना उत्तर आ जाएगा? ये 40 मिनट इधर आएंगे और ये 5, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेंगे 7, तो 7:40 इसका उत्तर रहेगा। तो 7:40 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 12:05 है तो जब भी 11 और 1 के बीच में समय होगा तो आपको 23:60 में से घटाना है, तो 23:60 में से घटाएंगे ये अपने को 12:05, तो 12:05 घटा लेंगे, इसमें से 12:05 घटा लेंगे तो 55 आएगा इधर तो आएगा 55 और इधर आपके इसमें से घटाएंगे तो 1 और 1, तो 11:55 इसका उत्तर रहेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजे तो वास्तविक समय क्या होगा? तो 4 बज रहे तो वास्तविक समय में कितना टाइम रहेगा वो आपको बताना है। तो 4 बजने का मतलब क्या है? इधर कितने बज रहे होंगे? इधर जो बज रहे होंगे 8 बज रहे होंगे। कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे होंगे। तो ये घटा लेंगे, ये 4 बज रहे तो ये 11:60 में से घटा लेंगे, 11:60 का मतलब 12 में से घटा लेंगे, तो 12 में से घटा लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 8 होगा। कौन सा लीप वर्ष है? तो जिसमें 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष है, या जिसमें 400 का भाग जाएगा वो आपका लीप वर्ष होगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। 2000 जो है आपके लीप वर्ष का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर कितना करेंगे? 2000 कर देंगे। अगला प्रश्न है फिर आपके, किसी वर्ष में जो गणतंत्र दिवस रविवार को था, जैसे कि इस बार भी गणतंत्र दिवस रविवार को, ये आपके संडे की छुट्टी नहीं रहेगी, 26 जनवरी रविवार को है, तो आपके सही दिवस कितनी तारीख होगा? तो 26 जनवरी के बाद में सही दिवस कब आता है? 27, 28, 29 और 30 जनवरी को आपके सही दिवस आता है। तो ये तो संडे है, फिर आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके गुरुवार इसका उत्तर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें आपके दे रखा है, दूसरे में इसका उत्तर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये, इसमें कितने का अंतर है? लुप्त पद बताना है। 5 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है। अब आपके वापस अंतर कितना आएगा? 5 का अंतर आएगा। तो 34 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 39 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? आपके 39 आ जाएगा। तो ये आपके 39 आएगा। इसी प्रकार से आपके जिसमें दे रखे हैं वो 4 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, उसमें 1 अक्षर, तो बीच में आपके 2 अक्षर आएंगे। यहाँ पे अब 2 अक्षर आएंगे कौन कौन से? वो उल्टे अक्षर आएंगे। कौन से आएंगे? उल्टे वाले आएंगे। सीधी तो ABCD आएगी नहीं, वो ABCD आपके उल्टी आएगी। तो आपके ये BA वाला इसका उत्तर आपके रहेगा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? BA रहेगा। नेक्स्ट आपके 2, 5, 11, 23 और 31, तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो 20 का पद है वो कौन सा होगा। तो 2 और 5 में कितने का अंतर है? इसमें आपके 3 का अंतर है। और 5 और 11 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। अब आपके अंतर कितने का होगा? 9 का अंतर होगा। तो फिर अपन इसमें इसका जो ये अंतर देख लेते, ये कितने का अंतर है? तो 23 और आपके है ये 31, तो इसमें कितने का अंतर है? 11 में से 9 जाएगा तो 3 जाएगा तो ये 2 बचेगा, 12 है। तो यहाँ पे 3 के अंतर रहेगा, तो 11 में जोड़ेंगे 9, तो इसका जो उत्तर है वो, इसका जो उत्तर है 11 में 9 जोड़ेंगे तो आपके 20 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। इसका उत्तर आपके 17, फिर आपको इसके पास वाला कर देना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कि 1/4, 1/2, ये 1/4 में और इसमें कितने का अंतर है? इसमें अंतर है आधे का, ठीक है, 1/4 का अंतर है। और फिर इसमें ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? तो 1/2 का जो डबल है वो कितना हो जाएगा? 1/2 का डबल 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। अगला प्रश्न फिर आपके 2, 4, 6, ठीक है, और 3, 6, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पे 6 का 8 है और यह 9 का 12 है, तो इसमें 20 में कितना आएगा? 9 आएगा, तो इसका उत्तर 9 करेंगे। नेक्स्ट है आपके 11, 13, 11, 11, 13 और 13 और 11, तो इसका जो उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न आपके 126 नंबर है, 126वां प्रश्न ये कि एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, 5 के विपरीत क्या आएगा वो आपको बताना है कि 5 नीचे की सतह पे 5 है तो ऊपर क्या होगा। तो देखो ऊपर की स्थिति में क्या आएगा वो आपको इसमें बताना है। तो देखो इसमें आपकी ये दो स्थितियां दिखा रखी है, तो नीचे अगर ये 5 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक तो आएगा इसमें, तो इसमें तो आएगा आपके 2 और इसमें आएगा आपके 3, तो 2 और 3 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 स्थितियां दिखाई गई है पासे की, जिसमें ऊपरी सतह पर आपके 4 है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा वो आपको बताना है। तो 4 के नीचे आपके क्या आएगा वो आपको बताना है। देखो 4 के नीचे एक तो 1 और 2 नहीं होगा, तो 1 और 2 को हटा देंगे। एक आपके 3 नहीं होगा तो 3 को हटा देंगे। एक आपके ये 5 नहीं होगा तो 5 और 3 को भी हटा देंगे। और 4 के नीचे 4 तो होगा नहीं, तो 4 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे और एक आपके 5 को हटा देंगे। तो 4 के नीचे क्या आएगा फिर आपके 6 आएगा। पासे के दो आधार 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो 2 के नीचे देखो 5 और 3 तो नहीं होगा, तो 5 और 3 को हटा देंगे। और आप ये 6 भी नहीं होगा, 4 के साथ 2 के साथ में ये 2 के साथ में ये 6 भी नहीं होगा, ठीक है, तो 6 को भी हटा देंगे। तो बचेगा क्या हमारा 1 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके पासे में आपके 1 के विपरीत बताना। तो 1 के सामने जो दिख रहा है वो नहीं होगा, तो 1 के साथ में आपके एक तो 3 नहीं होगा तो 3 को हटा देंगे। 5 भी नहीं होगा तो 5 को भी हटा देंगे। 1 के साथ में आपके 6 नहीं होगा तो 6 को भी हटा देंगे, तो उत्तर कितना आएगा 2 आ जाएगा। पासे की स्थिति में 3 के विपरीत क्या आएगा। तो 3 में एक तो 4 और 6 नहीं आएगा, तो 4 को और 6 को हटा देंगे। और इसमें आपके 3 के साथ में 2 नहीं आएगा, मतलब विपरीत 2 नहीं आएगा, तो 2 को हटा देंगे, तो आपके उत्तर 1 हो जाएगा इसका। फिर आपके ये बता रखा है कि एक त्रिभुज क्रिकेट के खेल को और आयत फुटबॉल को और वृत्त टेनिस को बताता है, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं। टेनिस खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो ये हो जाएंगे, उसमें सारे खिलाड़ी जो टेनिस खेलते हैं वो आ जाएंगे, चाहे वो आपके दूसरे भी खेल खेलते हो, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी देख लेते हैं पहले। तो टेनिस किस में आपके दे रखे हैं, व्रत में दे रखे हैं, तो व्रत वाले आप किस में टेनिस में दे रखे हैं। तो ये वाले टेनिस में व्रत दे रखे हैं, टेनिस खेल को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी सारे आ जाएंगे। तो टेनिस खेलने वाले देखो इसमें 4, देखो ये बाहर 4 ही दे रखा, तो फिर इसका उत्तर 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें केवल टेनिस खेलने वाले 4 हो जाएंगे। कितने खिलाड़ी जो सभी खेल को खेलते हैं, तो सभी खेल को खेलने वाले ये आपके 20 में हो जाएगा 8। तो 8 ऐसा है जो सभी खेल को खेलता है, तो इसका उत्तर आपने 8 को कर देंगे। कितने खिलाड़ी जो टेनिस और फुटबॉल को दोनों को खेलते हैं, तो टेनिस व्रत में है और फुटबॉल आयत में। तो आयत और व्रत दोनों में कौन सा आ रहा है वो आपको ढूंढना है। आयत और व्रत में कौन सा आ रहा है, आयत और व्रत में। तो आयत और व्रत दोनों में जो आ रहा है वो आपके 10 हैं, तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 10 आ जाएगा। तो इसका उत्तर 10 कर देंगे। कितने खिलाड़ी केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट किसमें, त्रिभुज में, तो केवल क्रिकेट वाले 7 हैं, तो इसका उत्तर कितना करेंगे 7 करेंगे। कितने खिलाड़ी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो त्रिभुज में तो क्रिकेट खेलते हैं और आयत में फुटबॉल खेलते हैं, तो ये आपके 8 हो जाएंगे। 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, इसका उत्तर 8 कर देंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि आपके चाचा का एकमात्र भाई आपसे क्या संबंध लगता है। तो आपके अंकल का भाई आपके अंकल का एकमात्र भाई है, तो वो फिर आपके पिताजी होंगे, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, आपके क्या लगेंगे, वो फादर हो जाएंगे, आपके पिताजी इसका आंसर करेंगे, ठीक है, पिता करेंगे। नेक्स्ट है ए का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए जो है वो बी का क्या है भाई है, तो ये ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है वो बी का भाई है, इसका मतलब ये तो एक कौन है, ए लड़का है, ए लड़का है और बी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, और बी सी की बहन है। तो इसमें जो बी है वो सी की बहन है, तो बी जो है वो सी की बहन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है वो सी की बहन है, ये लड़की है, ये लड़की है, और सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है। इसका मतलब ये लड़का है, सी कौन है, लड़का है, और ये डी कोई इसका जो बच्चा है। तो देखो ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों भाई बहन है, और इस सी का लड़का है डी। तो डी का ए के साथ में क्या संबंध है, तो देखो भाई का जो लड़का होता है वो क्या हो जाएगा, वो भतीजा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा
ये दो तीनों भाई, ये तो बुआ है इसकी, ये तो लड़की जो है बी, ये तो इसकी बुआ है और ये इसके चाचू हैं, ये इसके अंकल हैं। तो ये अंकल के साथ में इसका क्या रिलेशन है, भतीजे वाला रिलेशन हो जाएगा। तो इसका उत्तर नेफ्यू करेंगे, भतीजा इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि कमलेश की पुत्री का भाई, कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है। तो कमलेश की पुत्री यानी कि जैसे कमलेश की पुत्री, ये कमलेश है, इसकी पुत्री है ये ए, और इसकी पुत्री है वापस बी, और बी का वापस भाई है सी। तो कमलेश की पुत्री ये खुद इनकी पुत्री हो जाएगी, और इसकी वापस पुत्री ये इसकी पोती दोहिती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोहिती। तो दोहिती है, तो फिर दोहिती का जो भाई है वो क्या हो जाएगा, रोहित जो है, मनोज है, ये मनोज जो है वो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका दोहिता हो जाएगा। तो दोहिता यानी कि ये नाना और नाना और दोहिता वाला हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएंगे, इसमें नाना हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि रमेश के पुत्र का भाई रोहित है। रमेश के पुत्र का भाई, ये तो रमेश है और इसका पुत्र है ए, और इसका पुत्र का पुत्र ये बी है, और इसका भाई रोहित है। तो रोहित का और रमेश के साथ में क्या संबंध है, तो ये पुत्र का पुत्र है, वो पुत्री है तो फिर वो दोहिती था, और ये पुत्र है तो फिर आपके पोता हो जाएगा ये। तो ये पोता और ये इसका पोता होगा, कौन होगा, ये ग्रांडसन होगा इसका। तो पोता इसका उत्तर कर देंगे। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, पोता कर देंगे। मतलब पुत्र का पुत्र जो होता है वो उसका पोता होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपके ये है कि नैना के पति, ये प्रश्न, नैना के पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो नैना की सगी नंदन के बच्चे के कितने मामा होंगे। तो ये इकलौते पुत्र हैं, तो उसकी नंदन की कितने बच्चों के कितने मामा होंगे, वो एक ही मामा होगा उसका। तो ये इसका उत्तर एक कर देंगे। नेक्स्ट है फिर आपके आकृतियाँ दे रखी है और इसमें आपको अगला इसमें ढूंढना है। दो जो संबंध दे रखा है, दूसरा एक प्रश्न आकृति है, दूसरा आपकी उत्तर आकृति है। तो इसमें आगे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। ये निशान आपके नीचे, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, तो अब आपके बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो बीच वाला आपके ऑप्शन नंबर आपके इसमें एक में दे रखा। तो ये जो तीर का निशान है आपके पहले यहाँ था, फिर यहाँ कोने में आया, फिर बीच में आया, फिर इस साइड में आया कोने में, फिर आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला आपके केवल एक में ही दे रखा है। फिर आपके नेक्स्ट है, इसमें एक है, इसमें दो डंडियाँ हैं, इसमें तीन डंडियाँ, इसमें चार डंडियाँ। तो अब कितनी डंडियाँ होगी, इसमें 5 डंडियाँ वाला होगा। तो 5 डंडियाँ भी इस साइड वाली होगी। तो ये पाँचों वाला इसका उत्तर, जो ये वाला उत्तर है चौथा, इसका उत्तर रहेगा। इस कोने में 1 बिंदु, इस कोने में 2 बिंदु, इस कोने में 3 बिंदु, इस कोने में 4 बिंदु। तो अब आपके 5 बिंदु होंगे, वो भी इस आगे वाले कोने में। तो 5 बिंदु आपके आगे वाले कोने में यहाँ पे दे रखा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आकृतियाँ बतानी है। तो इसमें आपके 4 आपके ये वर्ग के अंदर आपके त्रिभुज हैं, और त्रिभुज के अंदर क्या है, वर्ग है। ये पंचभुज के अंदर आपका ये क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंदर पंचभुज है। तो अब आपके 6 भुजा वाला के अंतर्गत पंचभुज होगा। तो 6 भुजा वाला के अंतर्गत पंचभुज आपके ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें दे रखा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये आकृति को पूरा करना है। तो इस आकृति को पूरा करने ये वाली लाइन ऊपर खींचेंगे, फिर आगे लाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। तो फिर आपका जो है नेक्स्ट जो आकृति बनेगी वो आकृति आपकी ये आड़ी वाली आकृति इसमें बनेगी। तो ये वाली आकृति ये वाली नहीं होगी, तो ये वाली आकृति आपकी इसमें दे रखी सेकंड वाली। तो यहाँ पर हो जाएगी ये, तो ये वाली आकृति इसमें बनेगी। तो इसका जो उत्तर आपके एक बार ही लाइन खींचने एक बार में, तो ये यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पे एक लाइन बनेगी। तो इसका उत्तर ये कर देंगे। नेक्स्ट है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तब इसमें कितने होंगे, 9 होंगे। तो 9 वाली आकृति आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है। ये 9 वाली आकृति सही हो जाएगी। इसमें ये वाली, इसमें इसको मिलान के 1, फिर 2, फिर 3, तो अब आपके चारों हो जाएंगी। तो चारों किसमें दे रखी हैं, तीसरे में दे रखी हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न आकृति, इसमें उत्तर आकृति, इसमें आपके 1, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो अब आपके 5 हो जाएंगे, वो भी 5वां यहाँ पर आएगा। तो 5वां आपके यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तर इसका 1 हो जाएगा। इसमें प्रश्न आकृति या तीर के से नीचे आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर आपके इस तरफ मुड़ जाएगा। तो इस तरफ मुड़ने वाला कहाँ पे दे रखा है, इस तरफ जो मुड़ने वाला दे रखा है वो आपके ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर या तो इसका उत्तर ये होगा। देखो ये तो होगा नहीं, ज़्यादा हो रहा है इसमें भी आपके ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जो उत्तर आपके ये हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इसका उत्तर अपने को 1 कर देना है। नेक्स्ट है, ये 2 है, इसमें एक ही निशान है, इसके 2 निशान है, इसमें 3 निशान है, इसके 4 निशान है। तो अब आपके 5 निशान वाला होगा, और वो भी सीधा वाला होगा। तो 5 निशान आपके दूसरे में ये सी में बना रखा है। ये इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है फिर आपके ये वाला, इसमें घन की प्रत्येक सतह को जो रंगा गया है और इसमें कितने आपके 3 हैं, कितने हैं 3 हैं। तो एक ही सतह वाले जो है वो कितने हो जाएंगे, वो आपके 6 हो जाएंगे। 3 का मतलब 3 3 9 9 27 आपके घन है इसमें, ठीक है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे 3, इसका एक ही सतह वाले कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फिर आपका है 3 रंगीन सतह पर, तो 3 रंगीन सतह वाले कोने वाले हो जाएंगे, तो कोने वाले कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। एक भी जो रंगीन सतह नहीं तो वो फिर आपका इसमें आपके 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर आपके, एक व्यक्ति जो है वो आपके उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा है और 180 डिग्री घूम जाता है। तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये पूर्व और ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो इसमें 180 डिग्री घूम जाता है, तो उत्तर पश्चिम में खड़ा है, तो यहाँ पर खड़ा है, तो 180 घूमने पर वो यहाँ पर आ जाएगा, तो दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। तो उसका उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्य एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और खंभे की छाया सूर्य की दाईं ओर गिर रही है। तो सूर्य का मुंह किस तरफ है, तो सूर्योदय के समय ये सूर्योदय हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, और सूर्योदय के समय सूर्य से खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो खंभे की छाया जो सूर्य के दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब इसकी जो छाया है वो ये दाईं ओर इधर पड़ रही है, तो इसका जो मुंह है वो किस साइड में है, वो पूर्व की साइड में हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपके पूर्व की ओर कर देंगे। अगला प्रश्न है, मोहन अपने घर से 20 मीटर उत्तर की ओर चला, पश्चिम में मेरा 10 मीटर, तो ये के उत्तर दक्षिण, उत्तर में 20 मीटर चला ये, और फिर आपके पश्चिम में चला उत्तर दक्षिण, फिर आपके ये पूर्व और ये पश्चिम में, फिर 20 के बाद में 10 मीटर ये पश्चिम में चला, उसके बाद में दक्षिण में मुड़ा और वो 5 मीटर चला, कि ये 5 मीटर चल गया। तो अब वह बताइए कि मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की, तो 15 तो ये कुल दूरी पूछ रहा है, तो 20 तो ये 10 ये 30 और 5 ये 35 हो जाएगा, तो 35 किलोमीटर इसका उत्तर कर देंगे। एक व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर जो चला और वह दाएं मुड़ा, तो फिर वह बाएं मुड़ा, तो अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपकी ये उत्तर दक्षिण बना रहते हैं। व्यक्ति पश्चिम में, ये तो पश्चिम में चला, फिर वो दाएं मुड़ा, तो दाएं आपके उस साइड में होगा ऊपर, तो दाएं मुड़ेगा, फिर वापस ये दाएं मुड़ा, तो ये इस साइड में ही होगा दायां, फिर अंत में वो बाएं मुड़ा, तो अब किस दिशा में जा रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न फिर आपकी ये, अगला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर जा रहा है, ये लो स्कूटर पर सवार कर देते हैं इसको और दक्षिण में भेज देते हैं, ये जा भाई दक्षिण में जा, और 4 किलोमीटर की सवारी करते हैं, कर ले 4 मीटर की सवारी, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर होगा इसका इस साइड में, और वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो इधर आता है 4 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वापस तो दक्षिण में ही जा रहा है, तो वापस वो दक्षिण में ही जा रहा है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर दक्षिण कर देना है। अगला प्रश्न, इसमें आपको ये प्रश्न ये 20 में बतानी यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो इनकी जोड़ दे रखी है, 7 और 3 10 और 11, ये 7 और 10 और 7 17, तो इनकी भी जोड़ करके देख लेना, 20 का अंतर आ जाए, संख्या आ जाएगी, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 1 11 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी आपको बताने कि यहाँ पे कितना आएगा, ये 36 दे रखा है, कितना दे रखा है 36 दे रखा है, और यहाँ पे ये 9 दे रखा है, तो इसमें का मतलब इनकी जोड़ करके वर्ग कर रखा है। देखो 1 और 2 3 और 3 6, तो 6 का वर्ग 36 हो रहा है, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 0 3, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इनकी जोड़ करनी है, 1 और 4 5 और 2 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 49 आएगा। इस प्रकार से आपको इसका जो उत्तर है वो 49 निकालना है। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 49 और ये, तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है और 7 का वर्ग 49, इन सब की जोड़ करेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 के 2 और हासिल के 2, तो ये हो जाएंगे 4 और 2 6 62। इसका मतलब ये वर्ग करके जोड़ रखा है। 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, इन सबको जोड़ने तो 78 आएगा। तो फिर आपको ये 0 3 और 2 और 9 का वर्ग करके जोड़ना है, तो 9 का वर्ग तो 81 हो जाएगा, 9 का वर्ग तो 81 हो जाएगा, और 9 के वर्ग के बाद में फिर आपको जोड़ना है 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, और तो इनको जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 के 4 हासिल का 1 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 94 इसका उत्तर रहेगा, 94 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल कर देना है। यहाँ पर देखो ये कैसे हल करेंगे, तो इनकी देखो यहाँ पे जोड़ करनी, पहले यहाँ पे जोड़ करके देखेंगे तो ये 15 और आपके ये 11 ये हो जाएंगे आपके 26,
कितने, ये हो जाएंगे आपके 26, और ये हो जाएंगे आपके 14 और 16 30 हो जाएगा। तो इनकी जोड़ करके कितना आएगा आपके 56 आएगा। और 56 में और 28 में क्या संबंध है, इसके आधे दे रखे, तो इधर भी जोड़ करके देख लो। तो ये आपके जोड़ करेंगे तो 25 31 21 और 9 30 हो जाएगा, और 14 और 6 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 के आधे 25 दे रखे, तो इसमें भी क्या करना है, इन सब की जोड़ करनी है। तो 12 और 8 ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 26। तो 26 और 20 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और 46 के आधे कर दो 23, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 23 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक 4 विकल्पों में से 3 का सही समान है और एक आपके अलग है, वो आपको चुनना है। तो अलग कौन सा है वो आपको इसमें देखना है। 3 तो एक जैसे हैं और एक इसमें अलग है, तो अलग कौन सा है वो आपको इसमें ढूंढना है। तो देखो इसमें अलग कैसे पता लगेगा, इसकी जो है वो इसके साथ सेम साथ में ही लग रहा है, इसमें भी सेम ही है, लेकिन ये इसमें तिरछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये इसमें दूर है, ये इसमें इससे, ये तो सामने दिख रहे तीन, तो ये इसमें आपके दूर है, तो इसका उत्तर अपन तीसरा वाला कर देंगे। इसमें कौन सा अलग है, इसमें बीचों बीच में बांट रहा है, इसमें बीचों बीच में बांट रहा है, इसमें बीचों बीच में बांट रहा है, लेकिन ये जो चौथा वाला वो बीचों बीच में नहीं काट रहा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके कुछ जो शब्द दे रखे हैं, इनको आपको गहनता से जो अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें आपको देना है, जैसे ये लिखा हुआ है एन, कि इसमें एन को क्या लिखेंगे, तो ये इसमें इनको ये लिख रहा है, इनको ये लिख रहा है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया। तो एन को क्या लिखेंगे, एन किस में आ रहा है पहले वो ढूंढ लो। एन देखो इसमें आ रहा है, सन में, इसको ये लिखा गया है, और एन कहाँ पे आ रहा है, ये मून में आ रहा है, तो मून को ये लिखा जा रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो देख लो, तो वो आपके एन कॉमन आ जाएगा, इसमें भी वो वाला एन कॉमन आ जाए। तो इसमें देखो डब्ल्यू इसमें भी दिख रहा है, डब्ल्यू इसमें भी दिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एन को डब्ल्यू से लिखेंगे। ओ किससे लिखेंगे, तो ओ देखो किस में आ रहा है, ओ आपके MOON में आ रहा है, मून में आ रहा है, एक तो ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा, एक तो ये इसमें आएगा, और एक जो आपके इसमें दिखाई दे रहा है ये इसमें आपके ओ दिखाई दे रहा है। तो इसमें और इसमें क्या सेम आपके वो देखना है। तो देखो वैसे ही आपको पता चल रहा है कि इस MOON में आपके ये 2 x आ रहे हैं, तो ये इसका ओ का क्या हो जाएगा, आपके x हो जाएगा। तो इसका क्या कर देंगे, x कर देंगे। एस किस में आ रहा है, इसमें एस है, इसमें एस है, और इसमें आपके एस है। इन तीनों में क्या चीज़ सेम है वो आपको देखनी है। तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, और इसमें भी बी है, तो एस को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर बी कर देना है। दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये आपकी ये जो फ्लैग है वो इधर आ जाएगा, और पी जो है वो आपकी क्यू बन जाएगा, क्यू जो आपके पी बन जाएगा। तो ये आपके कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। फिर आपके इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना, तो ये आपके उल्टा हो जाएगा। तो ये जो पी है वो क्या हो जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा, फिर ए आपका उल्टा हो जाएगा, और एम आपका वो डब्ल्यू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये आपके कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नव जो है वो आपको दर्पण में कैसा लिखेगा, वह पहले दिखेगा और ये न बाद में दिखेगा, लेकिन वह भी इधर आएगा, ये उल्टा लिखा मैंने, ये जो वह है वो भी आपके इधर आएगा। तो ये वह लिखेंगे तो वह आपके इधर आएगा, और ये न इस प्रकार से आपके आएगा। तो वन इस प्रकार से आपके दिखेगा, तो वन ये आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी कूट भाषा में स्लेट को ये लिखा जाता है, माउस को ये लिखा जाता है, तो लोटस को क्या लिखेंगे, तो इसमें ओ को कितना लिख रहे हैं, 7। देखो इसमें ई को कितना लिख रहे हैं, ई को जो लिख रहे हैं वो आपके 6 लिख रहे हैं। इसका मतलब आपके एल को कितना लिखेंगे, एल को 9 लिखेंगे, तो एल का तो लिखेंगे 9। फिर आपके ओ को कितना लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, ओ को लिखेंगे 7, तो 7 आएगा। और टी को कितना लिखेंगे, इसमें टी, तो टी को लिखेंगे 3, तो 3 आएगा। और यू को कितना लिखेंगे, यू को लिखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और एस को कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो ये आएगा 5। तो 97,315 इसका उत्तर रहेगा। तो 97,315 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। इसी प्रकार से मोबाइल को अगर ये लिखा जाता है तो फ़ोन को क्या लिखेंगे, एम को ये लिख रहे हैं, तो इसमें इसको क्या लिखेंगे, फ़ोन को क्या लिखेंगे, तो ये आपके एक एक अक्षर कम कर रखा है, JKLM, NO, ON, B का A, I का H, L का K, KL, DE, तो इसमें एक एक अक्षर इसमें कम कर देंगे। तो किसको एक एक अक्षर जोड़ने पे आपके ये फ़ोन बन जाएगा। तो P के इसमें देख लो, ये पहला E का क्या आएगा, तो E का आएगा आपके D, तो जिसके भी लास्ट में D आ रहा है, इसके लास्ट में E है तो इसका D आया देखो, तो जिसके भी लास्ट में D आ रहा है एक तो अपना उत्तर वो होगा। तो ये तो उत्तर नहीं होगा और ये भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर या तो आपके ये आएगा या फिर आपके ये आएगा। तो P से पहले क्या था, P का बाद में OP,
तो ओ आएगा, पहले क्या आएगा आपके ओ आएगा, तो इसका उत्तर पहले ओ करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। तो ये मैंने आपको जो पूरा पेपर है वो यहाँ पे सोल्व करके यहाँ पे बता दिया। और इस प्रकार से आपके जो पेपर आपके तारीख 19 जनवरी को आपके पेपर होने वाला है। ऐप के ऊपर मैंने कई सारे पेपर आपके डाल रखे, आपने देख लिया होगा, ज़रूर आपको पूरा फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज नहीं लिए, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके उसी 49 रुपये में मैं आपको जो पूरी बोर्ड की तैयारी आपको करवाऊंगा, और आपके जो टेबलेट का सपना है उसको भी आपको पूरा करेंगे। तो जिन बच्चों को लेना है टेस्ट सीरीज वो आज ले लेना, फिर उसके बाद में जो इसकी रेट है वो 999 रुपये हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना, इसके ऊपर इसकी जो PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए और वो भी इसकी अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप के ऊपर कई सारे मैंने टेस्ट डाल रखे, उनको जरूर देना है। आप सभी बच्चे ऐप के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। आपको कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें जाके वो सारे टेस्ट दे देने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, सारे के सारे टेस्ट वाले पेपर आपको अच्छे से हल कर लेना है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।